चलिए इसमें हम लोग नेपाल के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। नेपाल एक सैंडविच कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री। सैंडविच कंट्री माने जो है दो देशों के बीच में बसा होता है, ठीक है। तो एक तरफ आप देखेंगे साउथ की तरफ इंडिया और नॉर्थ की तरफ आप देखेंगे तो चाइना, और उसके बीच में एक जो है लैंडलॉक्ड कंट्री के रूप में नेपाल बसा हुआ है। नेपाल एक माउंटेनियस कंट्री है जहां पर पूरा लगभग 80% भाग उसका पर्वतीय है, जिसमें हिमालय माउंटेन की डिफरेंट सीरीज यहां पर पाई जाती है। खासकर नेपाल शिवालिक माउंटेन में बसा हुआ है, और शिवालिक माउंटेन को नेपाल में चूरिया माउंटेन या चूरिया मुरिया माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इसकी कैपिटल है काठमांडू, इसकी करेंसी है रूपी, ठीक है। तो ये रूपी वाले सारे एक अलग से लिख लेना आप। रिलीजन यहां 82% हिंदूज हैं, ठीक है। तो यदि हम ये देखें तो इस समय दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू पॉपुलेशन वाला देश इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नेपाल है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में लगभग 80% के आसपास हिंदूज हैं। 9% बुद्धिस्ट हैं और 4% इस्लाम को मानने वाले लोग यहां पर हैं। डायनेस्टीज, नेपाल लंबे समय तक एक किंगडम रहा है, ठीक है, और अनेक राजवंशों ने वहां शासन किया है। दो बड़े राजवंश आपको ध्यान रखना है, गोरखा राजवंश और राणा राजवंश, ठीक है। सागौली ट्रीटी एक संधि हुई थी 1816 में, सागौली ट्रीटी, जो कि ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी, और इसी ट्रीटी के अंतर्गत नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में बॉर्डर बनाया गया था, और वही बॉर्डर आज भी भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर का आधार है, ठीक है। फ्रेंडशिप ट्रीटीज, नेपाल ने दो देशों के साथ मित्रता संधि की है। मित्रता संधि का मतलब कि हम हर सुख दुख में अगर कोई आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे, इस प्रकार से दो देशों के साथ में चीन नेपाल की मित्रता संधि है। 1950 में भारत के साथ और 1960 में चीन के साथ, और इसलिए इसका झुकाव दोनों के साथ रहता है। कोई सरकार ऐसी आती है जो विशेष इंडिया की तरफ झुकाव रखती है, कोई चाइना की तरफ। जैसे अभी आप देख रहे हैं ओली साहब हैं, वो चाइना की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, है ना, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर जो नेपाल के हुए वो थे बीपी कोइराला, उन्हीं के फैमिली से आती है मनीषा कोइराला, जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक एक एक्ट्रेस रही है, अभी भी है, ठीक है। नेशनल एनिमल, यहाँ हिंदुइज्म की बहुत ज्यादा मान्यता है नेपाल में, इसलिए यहाँ का जो नेशनल एनिमल है वो काऊ है। इंडिया में भी लंबे समय से नेशनल एनिमल काऊ को बनाने की मांग चल रही है, लेकिन इंडिया बीइंग अ सेक्युलर नेशन, हालांकि ये भी सेक्युलर हो गया है अब, ठीक है। चलिए, फिजियोग्राफिक रीजन, नेपाल को फिजियोग्राफिक रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, हिमल, पहाड़, तराई। हिमल का मतलब ऊंचे ऊंचे पर्वत जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा है और जहां पर लगातार बर्फ जमी रहती है, ऐसे ऊंचे भाग को हिमालय में नेपाल में हिमल कहते हैं, ठीक है, जहां हिम जमी रहती है। पहाड़, पहाड़ माने हाईलैंड, पहाड़ तो है वहां पर लेकिन वहां बर्फ नहीं जमी रहती, ठीक है। और तराई, तराई जो है वो नेपाल का सबसे सदर्न मोस्ट रीजन है, जो कि प्लेन रीजन है, और वहां पर दलदली टाइप का एक क्षेत्र होता है, वहां पर अनेक प्रकार की नदियां पर्वतों से आकर के वहां गिरती हैं, ठीक है। तो तराई क्षेत्र जो है वो कोसी, नारायणी और कर्नाली इत्यादि नदियां इस क्षेत्र में बहती हैं, ठीक है। कोसी, नारायणी, कर्नाली, ये नदियां इस तराई क्षेत्र में बहती हैं, और ये तराई का जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ, यूपी और बिहार के साथ भी इसका रीजन जो है, तराई वाला रीजन नेपाल से होते हुए भारत में भी फैला हुआ है। इस तराई रीजन में साल के वृक्ष यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं, साल फॉरेस्ट, ठीक है, तराई रीजन। और तराई क्या है, खादर बांगर क्या है, ये हम सब ऑलरेडी इसके पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, नीम एंड पीपल ट्रीज आर वेरी कॉमन इन नेपाल। नेपाल में नीम और पीपल के ट्रीज बहुतायत में पाए जाते हैं। शिवालिक रेंज, यहाँ पर जो शिवालिक रेंज है पूरे शिवालिक पर्वत में ही बसा हुआ है नेपाल, यहाँ इसको चूरिया मुरिया रेंज के नाम से जाना जाता है। ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नेपाल का सबसे ज्यादा व्यापार, लगभग 46% व्यापार भारत के साथ होता है, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल। सिंह दरबार, यहां जहां सरकार बैठती है, जिस जगह पर, उस पैलेस का नाम है सिंह दरबार, सीट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो जैसे भारत में हम लोग बोलते हैं 7 रेस कोर्स, ठीक है, 10 जनपद, जैसे 10 जनपद जो है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का आवास है,
और सेवन रेस कोर्स भारत में प्रधानमंत्री का आवास है, उसी प्रकार यहाँ के प्रधानमंत्री का आवास जो है यानी कार्यालय, आवास नहीं कार्यालय, सिंह दरबार के नाम से जाना जाता है। कुकरी या खुकरी, मतलब के पहले के साथ में के एच भी लग सकता है, तो कुकरी या खुकरी एक छोटी सी चाकू होती है जिसको वहां पर गोरखा लोग उपयोग करते हैं। सभी गोरखा के पास एक चाकू होती है, ठीक है, तो ये चाकू को खुकरी या कुखरी नाइफ कहा जाता है। चूंकि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है नेपाल, इसलिए इसके पास पोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इंडिया का कोलकाता पोर्ट नेपाल को पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। यानी कहीं से कोई जहाज वगैरह से माल आता है तो वो कलकत्ता बंदरगाह में उतरता है और फिर लैंड रूट से होकर वो नेपाल पहुंच जाता है। फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, भारत में बॉलीवुड, उसी प्रकार नेपाल में इसको कॉलीवुड कहते हैं। चितवन, चितवन नेशनल पार्क है एक, यहाँ पर बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर बहुत लंबे लंबे घास, ऊंचे ऊंचे घास पाए जाते हैं, ठीक है, तो चितवन में जो है टॉलेस्ट ग्रासलैंड यहाँ पर पाए जाते हैं। लेक तिलीचा, दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई में बसा हुआ झील लेक तिलीचा नेपाल में पाया जाता है, ठीक है। कुछ और जानकारी हम लोग देख लें। एथनिक ग्रुप, यहाँ रहने वाले जो मूल निवासी हैं, नृजातीय समूह के लोग हैं, उनमें है शेरपा, जो कि संसार के सबसे अच्छे माउंटेनियर कहलाते हैं, पर्वतारोही कहलाते हैं शेरपा, गोरखा, गुरुंग, मधेशी, मगर इत्यादि, ये महत्वपूर्ण वहां की एक प्रकार की जनजातियां आप मान सकते हैं, वहां पर रहते हैं। नेपाल 2006 से पहले दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। 2006 में नेपाल ने अपने आप को सेकुलर कंट्री डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और वर्ष 2008 तक नेपाल मोनार्की था। मोनार्की माने राजवंश चलता था वहां। 2008 में वहां राजवंश को समाप्त किया गया और रिपब्लिक की स्थापना हुई। तो सेकुलर बना 2006 में, रिपब्लिक बना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना 2008 में, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 2015 में, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में भारत ने मदद किया था। भारत के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जब नेपाल में रह करके उनके संविधान बनाने में उनकी मदद की, ठीक है, ये तमाम जानकारी। टूरिस्ट प्लेसेस, नेपाल के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थान है पशुपतिनाथ टेम्पल, काठमांडू के आसपास है, बागमती नदी के किनारे बसा हुआ पशुपतिनाथ मंदिर, शिव जी का बहुत फेमस मंदिर है, लोग काफी वहां पर घूमने जाते हैं। लुम्बिनी, लुम्बिनी भगवान बुद्धा का बर्थ प्लेस है, ठीक है, लुम्बिनी। कपिल वस्तु, कपिल वस्तु भी बुद्धिज्म साइट है और वहां पर अनेक प्रकार के बुद्ध धर्म से रिलेटेड स्तूप और विहार पाए जाते हैं। न्याता पोला, न्याता पोला एक 5 मंजिला मंदिर है जो कि गॉडेस लक्ष्मी को समर्पित है। स्वयंभूनाथ स्तूपा, ठीक है, या इसी को मंकी टेम्पल कहते हैं क्योंकि यहां बहुत बंदर घूमते हैं। तो स्वयंभूनाथ स्तूपा बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अन्नपूर्णा सेंचुरी, ठीक है, अन्नपूर्णा सेंचुरी। पोखरा, पोखरा एक महत्वपूर्ण साइट है, माउंट एवरेस्ट के आसपास लोकेटेड है और यहां पर लोग जाकर के माउंटेनियरिंग करते हैं, ठीक है। काठमांडू वैली, काठमांडू जो पूरा है, जैसे कश्मीर वैली भारत में बहुत फेमस है, काठमांडू वैली यहां बहुत फेमस है। बुद्धनाथ स्तूपा और काली गंडकी गॉर्ज, ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस है। कभी आप लोग, हम लोग जाएं, वीजा नहीं लगता नेपाल जाने में, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाइए, घूमिए, ठीक है। मैरिजुआना वेरी कॉमन, नेपाल में मारिजुआना माने गांजा बहुत फेमस है। कारण ये है कि वहां शिव जी का मंदिर है और शिव जी का प्रसाद के रूप में इसको माना जाता है, इसलिए काफी फेमस है। और उसी के कारण उसके आसपास जहां जहां ये मंदिर है उसके आसपास एक ट्रेल बन गया है, उसको कहते हैं हिप्पी ट्रेल। हिप्पी ट्रेल माने विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं और चूंकि वहां पर गांजा तो मिलते ही रहता है, गांजा लेते हैं और मस्त पी के घूमते रहते हैं। तो वो पूरा गलियारा, वो पूरा गली पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास जहां पर गांजा मिलता है उसको हिप्पी ट्रेल कहा जाता है, ठीक है। कुछ और जानकारी हम लोग देखते हैं। भानुभक्त रामायण, जैसे भारत में चलती है तुलसीदास रामायण, वैसे नेपाल में चलती है भानुभक्त रामायण। और वो भारत के में जो तुलसीदास की रामायण है उससे पहले की लिखी हुई रामायण है, ठीक है, क्योंकि भारत में जो रामायण लिखी गई है वो 16वीं सदी में लिखी गई है और ये 9th सेंचुरी में लिख दी गई थी, ठीक है, 9th सेंचुरी के एंड में। और इसको लिखने वाले थे मोतीराम भट्टा,
तो मोतीराम भट्टा इज नोन एज तुलसीदास ऑफ नेपाल। ठीक, इसी रामायण के कंटेक्स्ट में भी कुछ दिन पहले जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कह दिया था कि राम का जन्म जो है वो नेपाल में हुआ है। ठीक है, और असली अयोध्या नेपाल में है। ठीक, बाद में फिर लोगों ने कहा कि ऐसा कहीं कुछ इस भानुभक्त रामायण में नहीं लिखा है। 93% ऑफ नेपाल्स टोटल एनर्जी कम्स फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेपाल में जो सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है और वहां से बहुत सारी गंडक, कोसी, करनाली, बहुत सारी नदियां वहां पर बहती हैं। ठीक है, और उन नदियों पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट किया गया है, और इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में इंडिया काफी मदद जो है टेक्नोलॉजिकली नेपाल की करता है। नेपाल हैड नेवर बीन अंडर एनी फॉरेन ऑक्यूपेशन। नेपाल कभी किसी विदेशी देश का गुलाम नहीं रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और चूंकि नेपाल कभी भी विदेशी देश का गुलाम नहीं रहा, इसलिए कभी आजाद नहीं हुआ, और जब कभी आजाद नहीं हुआ तो वहां की आजादी दिवस, इंडिपेंडेंस डे जैसी कोई चीज नेपाल में नहीं मनाई जाती। ओनली कंट्री विद ट्रायंगुलर नेशनल फ्लैग। दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब देशों के जो झंडे हैं, राष्ट्रीय झंडे, वो चौकोर है, स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है। ठीक है, कुछ के रेक्टेंगुलर है, कुछ के स्क्वायर है। लेकिन नेपाल एकमात्र देश है जिसका झंडा जो है वो ट्रायंगुलर है, और वो भी डबल ट्रायंगुलर। दो झंडे हैं, ऊपर का झंडा बड़ा, नीचे का झंडा छोटा। ठीक है, तो और ट्रायंगुलर है, एक में सन का सिंबल बना हुआ है और एक में मून का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर वाला ये है। हैविंग ओनली 59 किलोमीटर रेलवे लाइन, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, रेलवे इत्यादि का विकास करना मुश्किल है, केवल 59 किलोमीटर रेलवे लाइन जो है नेपाल में पाई जाती है। कुमारी वर्शिप का ट्रेडिशन नेपाल में पाया जाता है। कुमारी वर्शिप माने द लिविंग गॉडेस। ठीक है, कुमारी एक छोटी सी बच्ची को वहां पर दुर्गा बनाया जाता है, और उसका जो है जुलूस निकाला जाता है, और लोग उसकी जगह जगह पर पूजा करते हैं। इस घटना को वहां पर कुमारी वर्शिप या लिविंग गॉडेस वर्शिप की घटना कही जाती है। ठीक है, तो ये तमाम बातें नेपाल के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बाकी जो नेपाल की फिजियोग्राफी है डिटेल में, वो हम लोग जब इंडिया पढ़ा रहे थे तो उसमें शिवालिक वगैरह जो पढ़ा, कहां कहां कौन कौन से माउंटेन्स हैं। ठीक है, और जैसे जो सबसे हाईएस्ट पीक है दुनिया का माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल और चीन की सीमा में है। ठीक है, इंडिया में नहीं है। तो वहां पर माउंटेनरिंग करने काफी लोग जाते हैं। दुनिया के 8 हाईएस्ट पीक आउट ऑफ 10 नेपाल में। ठीक है, गासेरगुम, मासेरगुम, मनासलू, नंगा पर्वत, इस टाइप के ये सब नेपाल में सिचुएटेड है। ठीक है, इसलिए दुनिया में माउंटेनरिंग करने लोग सबसे ज्यादा जो है वो नेपाल में जाते हैं, और यही एकमात्र नेपाल की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है वो तो अंग्रेजी नाम है। ठीक है, जो स्कॉटलैंड के एक कार्टोग्राफर थे उनके नाम पर दिया गया, लेकिन माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा माने द एडोब ऑफ स्काई। ठीक है, या द हेड ऑफ द स्काई, आसमान का सिर। ठीक है, सागर माथा। और चीन और नेपाल के बॉर्डर वाले इलाके में इसको चोमोलुंगमा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट कंट्री में आते हैं, ओमान। ठीक है, ओमान की कैपिटल है मस्कट, और ओमान के बारे में जानकारी है। ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ अरब। अरब पेनिनसुला में या अरब देशों में सबसे प्राचीन स्वतंत्र देश है ओमान। इसकी राजधानी है मस्कट। वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी के कंटेक्स्ट में मिलिट्री एक्सपेंडिचर करने वाला देश है सऊदी अरेबिया, जो अपनी जीडीपी का लगभग 8% जो है वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करता है। लेकिन किसी साल ओमान उसके लगभग आसपास है। कभी कभी ओमान इसको भी पार कर जाता है। ठीक है, जैसे वर्ष 2019 में ओमान ने मिलिट्री एक्सपेंडिचर में 8.8% खर्च किया अपनी जीडीपी का, और सऊदी अरेबिया ने 8% किया। तो ओमान फर्स्ट नंबर पे था और सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर पे था। ठीक है, तो कभी ये 1 पे आ जाता है, कभी 2 पे आ जाता है, लेकिन इसीलिए हमने लिखा है वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। केरलाइट्स मेक लार्जेस्ट फॉरेन कम्युनिटी। केरलाइट्स किसको बोलते हैं? केरल के लोग, भारत में केरल राज्य के रहने वाले लोगों को केरलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, और ओमान में केरल के रहने वाले लोग सबसे ज्यादा मात्रा में ओमान में पाए जाते हैं, यानी सबसे बड़ी विदेशी संख्या ओमान में यदि किसी की पाई जाती है तो वो केरला के लोगों की पाई जाती है।
ओमान की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का, ठीक है। जितने भी देश अरेबियन पेनिनसुला में बसे हुए सबके पास पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। ओमान अरेबियन पेनिनसुला का एकमात्र देश है जो टेररिज्म फ्री है। यहां आतंकवाद की घटनाएं बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। हाउएवर यहां पर इस्लामिक पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, मतलब इस्लामिक पॉपुलेशन ही यहां पर पाई जाती है, लेकिन यहां पर ना तो कोई टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट करता है, ना ही ये किसी टेररिस्ट ग्रुप से संबंधित है, ना उनको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा शिप बिल्डिंग, जहाज निर्माण का काम भी ओमान में काफी मात्रा में किया जाता है। जमान, चूंकि ओमान एक एब्सोल्यूट किंगडम है, ठीक है, यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं चलता, यहाँ एब्सोल्यूट किंगडम ओमान है और यहाँ के किंग को बोला जाता है सुल्तान। और इस समय जो वहां के सुल्तान है उनका नाम है काबूस बिन साइद, और ये 1970 से लगातार क्या बने हुए हैं, ओमान के राजा या ओमान के सुल्तान लगातार बने हुए, ठीक है। तो इसकी फिजियोग्राफी या थोड़ा सा जियोग्राफी जरूर देखिए कि ओमान कहां पर है, उसके आसपास कौन कौन सी वाटर बॉडीज है, कौन कौन से देशों के साथ उसकी सीमा लगती है, तमाम चीजें आप देख लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंट्री पे आते हैं, फिलीपींस। सबसे पहले हम फिलीपींस की फिजियोग्राफी देख लेते हैं। फिलीपींस में इस प्रकार से लगभग 7600 से ज्यादा आइलैंड्स हैं, ठीक है। इन आइलैंड्स को नॉर्थ टू साउथ कभी कभी जमाने को आ सकता है। ये सबसे बड़ा आइलैंड है लुजोन, उसके बाद यहाँ एक आइलैंड है मिंडानारो, फिर पने, उसके बाद ये वाला आइलैंड है सेबू, ये वाला आइलैंड है नीग्रो, और ये वाला आइलैंड है मिंडानाओ, और ये आइलैंड है पालवान आइलैंड, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण आइलैंड्स कभी कभी नॉर्थ टू साउथ जमाने को आ सकता है, तो आप इनको ध्यान रखना, ठीक है। लुजोन सबसे नॉर्थ में है और मिंडानाओ सबसे साउथ में है, बीच में फिर मिंडानारो, पाने, नीग्रो, सेबू, ये सारे आइलैंड्स, ठीक है। तो ये चित्र केवल मैंने ये बताने के लिए आपको दिखाया है कि आप इसको थोड़ा सा ज्योग्राफी में एटलस में देख करके इनके आइलैंड्स को नॉर्थ टू साउथ ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसके आसपास जो वाटर बॉडीज हैं, ये पूरा पैसिफिक ओशन में बसा हुआ आइलैंड कंट्री है। इसके आप जो है राइट हैंड की तरफ जाएंगे इधर, तो इधर आपको दिखाई देगा फिलीपींस सी, और इधर लेफ्ट हैंड की तरफ आएंगे तो इधर दिखाई देगा साउथ चाइना सी, इधर ये है सुलू सी, और सबसे नीचे है सेल्वीस सी, ठीक है। तो आसपास के वाटर बॉडीज को ध्यान रखें। ये पालवान आइलैंड है फिलीपींस का, और उसके ठीक नीचे एक दूसरा देश शुरू हो जाता है मलेशिया, और इन दोनों के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है बीएस माने बालाबाक स्ट्रेट। तो बालाबाक स्ट्रेट पालावान को मलेशिया से अलग करता है, ठीक है, ये जानकारी। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, जो कि लुजोन आइलैंड में बसा हुआ है, ठीक है। मनीला जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मनीला में लोकेटेड है। चलिए फिलीपींस के बारे में, ओनली सेकेंड क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। यहां पर 90% से ज्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया में 11 देश हैं, जिनमें 2 ही देश ऐसे हैं जहां 90% से ज्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं। इसके पहले एक हम बता चुके हैं ईस्ट तिमोर, और दूसरे नंबर पर फिलीपींस, ठीक है। चलिए फॉर्मर कॉलोनी, फिलीपींस इसके पहले 2 देशों का गुलाम रह चुका है। पहले स्पेन का गुलाम था, फिर अमेरिका का गुलाम रहा, और अमेरिका ने एकमात्र देश जिसको अमेरिका ने गुलाम बनाया वो था फिलीपींस, बाकी अमेरिका ने गुलाम नहीं बनाया। और 1946 में ये अमेरिका से फाइनली आजाद हो गया। तो 7600 प्लस आइलैंड्स हैं फिलीपींस में, जिसमें दोनों प्रकार के आइलैंड पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर वोल्केनिक नेचर, क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सिचुएटेड है ये, ठीक है। और कुछ आइलैंड्स वहां पर कोरल आइलैंड्स भी हैं, जैसे सेबू आइलैंड एक कोरल आइलैंड है। तो ऐसे यहाँ पर कोरल और वोल्केनिक दोनों नेचर के आइलैंड पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोस माउंटेन पाए जाते हैं, जैसे माउंट मेयोन, माउंट पिनातुबो और माउंट ताल। ये महत्वपूर्ण एक्टिव वोल्केनोस हैं जो कि फिलीपींस में पाए जाते हैं। फिलीपींस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जहां कहीं भी ज्वालामुखी की घटना होती है वहां जियोथर्मल एनर्जी पैदा होती है। तो अमेरिका, और अमेरिका के मुख्य रूप से अलास्का के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी पैदा करने वाला देश है फिलीपींस। इसकी इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है सेमीकंडक्टर और उससे बने हुए डिवाइस का। तो सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर रिलेटेड डिवाइस, जैसे इंटीग्रेटेड चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं उसको, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, ये तमाम चीजें जो है सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया में नंबर 1 कंट्री है फिलीपींस, ठीक है। और इसी से आधारित डिफरेंट प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो सेमीकंडक्टर से बनते हैं यहां पर बनाए जाते हैं।
ठीक है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है? फिलीपींस की एक जगह है लॉस बानोस, ठीक है। ये कहां पर लोकेटेड है? लागुना, एक सिटी है लागुना, उसके अंतर्गत लॉस बानोस एक जगह है, वहां पर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। मोबाइल ब्रांड, यहां पर बहुत सारी मोबाइल कंपनियां भी हैं, दो फेमस मोबाइल ब्रांड है यहां पर, चेरी मोबाइल और स्टार मोबाइल, ये जो ब्रांड है वो फिलीपींस से रिलेटेड है। इसके अलावा फिलीपींस में बहुत सारी कंपनियों के असेंबलिंग के काम किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ एलजी, सैमसंग, मोटोरोला और भी डिफरेंट प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स के असेंबलिंग का काम फिलीपींस में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे सैमसंग कंपनी है तो साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है। तो इन्होंने अपना असेंबलिंग जो सेंटर है वो फिलीपींस में रखा है, क्योंकि उस चीज को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाहिए वो फिलीपींस में काफी मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। और स्किल्ड वर्कफोर्स भी फिलीपींस में काफी मात्रा में अवेलेबल है। तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक असेंबलिंग हब, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में चित्र बना करके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।